लॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो दो हैं किरचॉफ्स लॉज। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज नोडल लॉ और जंक्शन लॉ। ठीक है, तो सर्किट में बहुत सारे जंक्शंस होते हैं। जंक्शन मतलब ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्तों से करंट आ रहा हो। ठीक है, और एक जगह ज्वाइन हो रहा हो या वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। तो सपोज ये एक जंक्शन है या कह लो नोड है, इस पर डिफरेंट रास्तों से करंट आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये I1 करंट, ये O पॉइंट है जंक्शन, I2, I3 यहाँ से दूर जा रहा है, I4 भी मान लो यहाँ से दूर जा रहा है, I5 इधर O पॉइंट की तरफ आ रहा है। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या है? नेट चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज कंजर्व होता है, बस एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो ओ पॉइंट पर जितना चार्ज आ रहा है यूनिट टाइम में आने वाले चार्ज को या फ्लो होने वाले चार्ज को कहते हैं करंट। तो ओ पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से जाएगा, ये है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। अलजेब्राइक सम क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी, या तो करंट आएगा या वहां से जाएगा। अगर आने वाले को पॉजिटिव बोला तो जाने वाले को नेगेटिव बोलेंगे, या इसका उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारी चॉइस है, जैसा भी बताया था। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हैं, तो एक को हम प्लस से डिनोट कर देंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी को माइनस से। तो अलजेब्राइक सम करने से हमें नेट करंट कितना आ रहा है ओ पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट वो पता चल जाएगा। तो आने वाला करंट है I1, I2 और I5, तो ये पॉजिटिव होंगे, I1 प्लस I2। I3 यहाँ से दूर जा रहा है तो नेगेटिव होगा, I4 भी नेगेटिव होगा, एंड I5 इज पॉजिटिव। सो अलजेब्राइक सम एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा I इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिग्मा I इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, I1 प्लस I2 प्लस I5 is equal to I3 plus I4. All these terms denote incoming current, and all of these terms on the right side, they denote outgoing current. So total incoming current is equal to total outgoing current. कैसे भी बोल सकते हैं, वो सभी फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। सेकेंड लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सर्किट ले लेते हैं। एग्जाम्पल सर्किट मतलब इस बात को समझने के लिए एक आर्बिट्रेरी सर्किट बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक सेल है इस सर्किट में, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नहीं लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए खाली सेल लेते हैं। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, इस सेल का EMF है E1, और एक दूसरा सेल यहाँ पर रेजिस्टेंस है मान लो R2, इसका EMF है E2, और एक ब्रांच ले लेते हैं इस नेटवर्क में, यहाँ पर रेजिस्टेंस है मान लो R3। ऐसा हमने एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ले लिया। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, ऐसा हमने एक सैंपल सर्किट ले लिया। ये पॉइंट्स के नाम रख दो, मान लो A B C D E F। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखो, इसमें हम सेकेंड लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, जो बोलता है इन एनी क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड लूप, जैसे ये सर्किट है, इसमें कितने क्लोज्ड लूप दिखाई दे रहा है? हाउ मेनी क्लोज्ड लूप यू कैन सी इन दिस सर्किट? 3, यस, 3 लूप्स हैं। एक तो ये है ABEFA, उस पॉइंट पे भी जाएंगे तो इंडिकेट करेगा कि लूप क्लोज हो गया। ठीक है, और इधर क्या है? BCDEB, एंड द थर्ड वन इज ACDFA। So 3 loops we have. So in any closed loop, sigma EMF is equal to sigma IR.
समझ में आया? इन एनी क्लोज्ड लूप नेट ईएमएफ और यू कैन से algebraic sum of EMF in that loop is equal to algebraic sum of potential differences across the resistors। किसी भी लूप में जितने भी सेल्स हैं उनका algebraic sum किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। ईएमएफ रेजिस्टेंस, लेकिन आईआर और ई दोनों के डायमेंशन सेम है। ई इज ईएमएफ इज वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज, और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है आई इंटू आर। समझ में आया? तो सिग्मा ईएमएफ इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। अब किसी भी लूप में, और हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है क्योंकि ईएमएफ इज एनर्जी गिवन बाय द सेल और यह है एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द रजिस्टर। तो जितनी एनर्जी सेल दे सकता है उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, ना उससे ज़्यादा ना कम। जितनी एनर्जी दे सकता है उससे ज़्यादा तो कंज्यूम हो नहीं सकती और उससे कम भी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि जाएगी कहाँ, एनर्जी तो वहीं रहेगी सर्किट में। फिर और अगर डिस्कशन करेंगे तो ये होगा कि हाँ करंट फ्लो की वजह से वायर गर्म हो जाएगा तो कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर के फॉर्म में भी जाएगी, ठीक है। बट वो सब चीज़ों को हम अभी कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ इन दो बातों को कंसिडर करेंगे अभी, ठीक है। एनी ऑफ द थ्री लूप्स, कोई भी एक लूप सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, उस लूप के अकॉर्डिंग। तो कोई भी लूप ले सकते हैं, मान लो हमने ये वाला लूप ले लिया ए बी ई एफ ए, इन क्लोज लूप ए बी ई एफ ए। सो हाउ टू राइट द इक्वेशन? अब फिर से वही बात है, अलजेब्राइक सम मीन्स कुछ ईएमएफ को हमें पॉजिटिव लेना है, कुछ को नेगेटिव लेना है, कुछ करंट पॉजिटिव लेने हैं, कुछ नेगेटिव लेने हैं। जैसे अभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ में देखा था, कुछ करंट पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव। तो कौन सा वाला, किसको पॉजिटिव में किसको नेगेटिव? सो अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू डिसाइड आर्बिट्रेरली। हमें खुद से सोच के गेस करना होगा कि कौन सा वाला डायरेक्शन हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाएगा। तो उसका जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि हम सर्किट को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़्यादातर करंट किधर से आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अभी कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसी ये समझ के ऊपर ही तुम्हारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लूप है। शेप कैसा भी दिखे, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कैसा भी दिख सकता है, बट अल्टीमेटली इट्स अ क्लोज लूप। क्लोज लूप में जो फ्लो होगा उसके दो ही पॉसिबिलिटी हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ध्यान क्या रखना है कि अगर एक लूप में क्लॉकवाइज लिया है तो सारे लूप्स में क्लॉकवाइज लेना, एक में एंटी क्लॉकवाइज लिया तो सब में एंटी क्लॉकवाइज लेना, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और हमने अपनी याददाश्त के लिए ऐसे यहाँ पर बना दिया, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव करंट है। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वाला सेल हमारे चूजन डायरेक्शन ऑफ करंट को सपोर्ट करेगा उसके ईएमएफ को हम लेंगे पॉजिटिव, और जो वाला सेल हमारे चूजन डायरेक्शन को अपोज करता है उसके ईएमएफ को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली करंट के लिए, जो करंट हमारे चूजन डायरेक्शन को फॉलो करेगा दैट करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट विच अपोजेस आवर सिलेक्टेड डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, करंट डिवीजन करना पड़ेगा। सर्किट ऐसे बना रहेगा, कौन से ब्रांच में किधर करंट जा रहा है वो गिवन नहीं होता है, वो हमें डिसाइड करना होता है। तो उसको बोलते हैं करंट डिवीजन। करंट डिवीजन कैसे होगा? इस सेल से करंट अगर निकलेगा तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। I1 करंट मान लो यहाँ से निकला, I1 करंट इधर से इधर पहुंचा B पॉइंट पे, E2 ने भी अपना करंट दिया होगा कुछ I2, ठीक है। E2 ने करंट दिया I2, इसने करंट दिया I1, दोनों यहाँ पे ऐड हो गए, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग B पॉइंट पे ऐड हो गए। अब करंट इधर जाएगा, कोई बोलेगा इधर भी तो जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, वो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात है कि दोनों तरफ से तो करंट नहीं आ सकता, तुम्हें कोई एक ही डायरेक्शन लेना है। अगर तुमने इधर से लिया होता तो वो भी गलत नहीं होता, अल्टीमेटली लास्ट में कैलकुलेशन होकर पता चल ही जाता है कि तुम्हारा डायरेक्शन सही है कि गलत है, ठीक है।
बट ये चीज़ें प्रैक्टिस की है, सर्किट को देखकर, सेल के पोजीशंस को देखकर गेस करना कि कौन से डायरेक्शन में करंट लेना हमारे लिए सुटेबल होगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि एक ही वायर में दो तरफ से करंट हमें नहीं दिखाना है, एक ही दिखाना है। तो अगर I1 इधर आया, कोई ऐसे भी कर सकता था कि I1 इधर आया, I1 का एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, वो भी सही होता, वो भी गलत नहीं है। समझ में आ रही बात? करंट इधर से आया बी पॉइंट पे डिवाइड होके एक पार्ट इधर भी जा सकता था, एक इधर भी जा सकता था। ठीक है, वो भी गलत नहीं होता। अकॉर्डिंगली इक्वेशन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने ऐसे ले लिया, इधर से I1 I2 करंट आया, इधर से I1 आया, दोनों ऐड होकर इधर चलेगा और यहाँ करंट आ गया I1 प्लस I2। ठीक है, ये अभी करंट डिवीजन चल रहा है। फिर यहाँ पे फिर से जंक्शन आ गया, फिर जंक्शन आ गया, करंट फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस सेल से जितना चार्ज बाहर निकला है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग उतना ही चार्ज वापस आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो इस सेल के लिए यहाँ से I2 चार्ज निकला था, इसमें I2 चार्ज ही वापस आना चाहिए। तो टोटल करंट था I1 प्लस I2, इसमें I2 चला गया और इसके लिए I1 बच गया, इसका भी उतना ही चार्ज वापस आ गया जितना यहाँ से बाहर निकला था। ठीक है, तो दो तीन बातें हैं वो याद रखोगे अगर तो सही हो जाएगा। पहली चीज़ क्या है, सर्किट को जैसे ही देखोगे यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू करंट डिवीजन। करंट डिवीजन में दो बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि एक ही ब्रांच में दो तरफ से करंट नहीं दिखाना है। दूसरी बात, किसी सेल से जितना करंट निकला है उसमें उतना ही वापस आना चाहिए। ये तो सैंपल क्वेश्चन है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन हम कर रहे थे और उसमें ऐसा होगी यहाँ पे कुछ और वैल्यू करंट की आ रही वापस, मतलब पीछे कहीं तुमने गलती कर दी, पहले ही पता चल जाएगा तुम्हारा करंट डिवीजन सही है कि नहीं। अगर उसी सेल में सेम करंट वापस नहीं आया निगेटिव टर्मिनल पे, तो ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि तुमने कहीं गलत कर दिया है पीछे। ठीक है, तो करंट डिवीजन हो गया। अब हम और हमने अपना आर्बिट्ररी डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर लिया। अब इक्वेशन लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, सिग्मा EMF, और ये लूप हमने सिलेक्ट कर लिया ABEFA। अब देखो इस लूप में कौन सा EMF हमारे चूजन डायरेक्शन ऑफ करंट को सपोर्ट करता है। देखो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मान लो यहाँ से किया, यहाँ से कहीं से भी कर लो। चलो यहाँ से देखो, E1 इसी डायरेक्शन में करंट सेंड करता है जो कि हमारा सिलेक्टेड डायरेक्शन था, यानी कि E1 को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और फिर इस लूप में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा सेल है, यहाँ पर है E2। E2 हमारे चूजन डायरेक्शन के अपोजिट करंट सेंड कर रहा है, तो इसकी EMF को हम लेंगे नेगेटिव, और कोई EMF का सोर्स इस सर्किट में, इस लूप में नहीं है। तो राइट साइड में आ जाओ, IR। अब रेजिस्टेंसेस को देखेंगे, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। यहाँ लगा हुआ R1 में जो करंट जा रहा है क्या वो हमारे सिलेक्टेड डायरेक्शन में है, तो उसके करंट को ले लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, प्लस IR यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए, वरना जरूरी नहीं है। IR1, हाँ, और रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, ये लगा है R2। R2 में फ्लो होने वाला करंट क्या हमारे चूजन डायरेक्शन में है या अपोजिट है? यस, चूजन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इधर आना चाहिए, बट ये ऐसे जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा I2 R2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे। क्वेश्चन में E1 E2 की वैल्यूज दी रहती है जनरली, वोल्ट में दिया होगा, सपोज 10 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ दिया होगा। इधर रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज गिवन रहती है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कितना होगा ये पूछते हैं, और जब उस ब्रांच में करंट पता चल जाता है, मान लो यहाँ पे करंट पूछा गया I1 प्लस I2 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का C से D का पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हैं। करंट पता चल गया तो करंट में उस ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, तो उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें ही जनरली पूछी जाती हैं, करंट इन ए पर्टिकुलर ब्रांच और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पर्टिकुलर ब्रांच, ऐसे रहता है। तो लेकिन वेरिएबल्स, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, करंट डिवीजन जब हम करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स कम से कम रहें। वेरिएबल्स जनरली करंट ही होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने यहाँ से लिया I1 I2। ठीक है, इस ब्रांच में अगर कोई लिख देता I3 तो अननेसेसरी एक इक्वेशन और बढ़ जाती, जबकि हमें पता है कि I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा।
अगर कोई I3 लिख देता तो एक इक्वेशन और फालतू की बढ़ जाती, I3 = I1 + I2। ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कम से कम रहे। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई, जैसे अभी एक पॉइंट बोला था ना कि I1 का एक पार्ट इधर गया एक पार्ट इधर गया। ठीक है, तो मान लो I1, हम वैसे करके देख लेते हैं, मान लो I1 इधर से आया और एक पार्ट इधर चला गया, चलो हमने I2 इधर ले लिया। तो अब दो तरीके थे, या तो I1 से I2 इधर चला गया तो तुम इधर I3 लिख लो, दूसरा तरीका है I3 मत लिखो, I1 - I2 इधर लिखो। दोनों तरीके में क्या अंतर है? अगर हमने ऐसे लिखा कि I1 इधर से आया और I2 इधर गया और I3 इधर गया तो 3 वेरिएबल हो गए। बट अगर हमने ऐसे लिखा I2 इधर गया, इधर I1 - I2 बचा, तो 2 ही वेरिएबल हुए। तो जब हम करंट डिवीजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल कम से कम है, क्योंकि कम वेरिएबल होंगे, जितने कम वेरिएबल होंगे उतने ही कम इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, उनको सॉल्व करना उतना ही ईजी होगा। ठीक है, तो हम फिर से इसको पहले जैसा कर देते हैं। तो ये तो एक इक्वेशन, एक लूप से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। फिर हम देख लेते हैं कितने वेरिएबल है, उतने ही लूप सेलेक्ट करके फिर इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज ये वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला लूप, इन क्लोज्ड लूप BCDED। चलो इसके लिए इक्वेशन तुम लोग खुद से लिखो, खुद से लिख, यही डायरेक्शन को लिया पॉजिटिव। हाँ, तो क्या आएगा इक्वेशन? I1 + I2 × R3, राइट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा? इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखेंगे ना, I1 + I2 × R3, फिर इधर I2 R3, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और EMF वाले साइड में क्या होगा? एक ही EMF है, बस E2 हो जाएगा, प्लस या माइनस? प्लस होगा, क्योंकि हमारे सिलेक्टेड डायरेक्शन में ही करंट सेंड करता है। ठीक है, और एक लूप बचा है, उसके लिए भी लिखो। हाँ हाँ, अब ये वाला लूप ले सकते हैं, ACDFA, ये बाहर वाला, फिर इसे अंदर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ये NCERT में जो सॉल्व क्वेश्चन है 3.7, इसमें क्या करना है, पहले नेटवर्क ड्रॉ कर लेना, करंट नहीं लिखना है, इसमें करंट लिखा हुआ है, यहाँ I2 I1 ये सब लिखा है, वो नहीं लिखना है। ठीक है, वो एग्जाम में कभी भी दिया नहीं होता है, तुम्हें खुद से करना होता है, क्योंकि ये सॉल्व है इसलिए इन्होंने यहाँ दे दिया है। तुम खुद से नेटवर्क बनाना, फिर अपने आप से करंट डिवीजन करना। इससे डिफरेंट हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें जैसा करंट डिवीजन दिया है कि इधर I1 है इधर I2, तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है, कोई उससे चिंता की बात नहीं है, बट फाइनल आंसर देखना तुम सेम ही आएगा। एक डिफरेंस आ सकता है, करंट के साथ प्लस या माइनस आ सकता है, माइनस आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो करंट तुमने अज्यूम किया था उस पर्टिकुलर ब्रांच में उसके अपोजिट वाला सही होगा, उसका ये मतलब होता है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू हैज टू बी द सेम। ठीक है, उस ब्रांच में करंट सेम होना चाहिए। हो सकता है नाम भी अलग हो, इन्होंने इस ब्रांच में I1 लिया है, तुम किसी और ब्रांच में I1 लो, ये भी हो सकता है। तो जब तुम आंसर चेक करोगे तो ये देख कर चेक करो कि उस ब्रांच में कितना करंट है। सिंपली I1 की वैल्यू इतनी है, I2 की वैल्यू इतनी है, वो चेक करोगे तो मैच नहीं भी कर सकता है। बट अगर तुम ऐसे चेक करोगे, करंट इन ब्रांच AB वो सेम आएगा, करंट इन ब्रांच BC वो सेम आएगा, ऐसे चेक करना है। सिंपली I1 I2 की वैल्यू इतनी आ रही है वो चेक करोगे तो तुम्हारा गलत तुम्हें दिखाई देगा, होगा नहीं गलत बट ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खुद से करना, सॉल्व है बट सॉल्यूशन बाद में देखना।